बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि माहौल दोस्त बैग देने पर अलग चार्ज लेना ममनू करार। दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स प्लास्टिक बैग्स की कीमत नहीं लेंगे। खिलाफ वर्जी पर 5,000 से 50,000 तक जुर्माना होगा। कारोबार सील और FIR भी दर्ज की जा सकती है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग से मुतालिक नए अहकाम जारी कर दिए गए। हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। माहौल दोस्त बैग प्लास्टिक के अलावा दीगर मवाद से तैयार किए जाएंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ और प्लास्टिक आलूदगी में कमी के लिए नया हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नए अहकाम 6 सितंबर 2026 से नाफिजुल अमल होंगे। डायरेक्टर जनरल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी डॉक्टर इमरान हमीद शेख ने हुक्मनामा जारी कर दिया। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले कि खिलाफ वर्जी पर 5,000 से 50,000 तक जुर्माना होगा। कारोबार सील और FIR भी दर्ज की जा सकती है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग से मुतालिक नए अहकाम जारी कर दिए गए। हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। माहौल दोस्त बैग्स प्लास्टिक के अलावा दिगर मवाद से तैयार किए जाएंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ और प्लास्टिक आलूदगी में कमी के लिए नया हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नए अहकाम 6 सितंबर 2026 से नाफिजुल अमल होंगे। डायरेक्टर जनरल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी डॉक्टर इमरान हमीद शेख ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। सूबे में 17 ए रूल का खात्मा। पंजाब हुकूमत ने सुबह भर से 17 ए रूल के खात्मे से कबल दायर की गई दरखास्तों की तफसीलात तलब कर ली है। महकमा C&W समेत दीगर महकमों के मातहत अफसरान को मुरासला जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि सुबह में 17 ए रूल का खात्मा। पंजाब हुकूमत ने सुबह भर से 17 ए रूल के खात्मे से कबल दायर की गई दरखास्तों की तफसीलात तलब कर ली है। महकमे C&W समेत दीगर महकमों के मातहत अफसरान को मुरासला जारी कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से पंजाब भर में जो 17 रूल के खात्मे से कबल दायर की जाने वाली सरकारी मुलाजमीन की दरख्वास्तों का डाटा तलब कर लिया गया। इसी जमन में महकमा C&W की जानब से फैसलाबाद रेंज सिविल सुपरवाइजर के चीफ इंजीनियर एससीज को मुरासले भिजवा दिए गए हैं और साथ तमाम मुतल्लिका अदारों को भी मुरासले भिजवा दिए गए। तमाम अदारे जितने भी जो 17 रूल के खात्मे से कबल होने वाली दरख्वास्तों का डाटा देंगे और 3 रोज के दौरान तमाम तरह जो डाटा है वो हुकूमत पंजाब को साल किया जाएगा। हुकूमत पंजाब की जानब से 17 रूल के खात्मे के बाद जो है अब तक होने वाली पेंडिंग दरख्वास्तों के मतलब जो अहम फैसला सामने आया है। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म असिस्टेंट्स के तहत मुलाजमीन की भर्ती का मामला है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वज़ीर-ए-आज़म असिस्टेंट्स के तहत भर्ती होने वाले मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली हैं। साल 2024 तक दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को FBR में नौकरियां दी गई हैं। अपडेट करें आपको वज़ीर-ए-आज़म असिस्टेंट्स के तहत मुलाजमीन की भर्ती का मामला। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वज़ीर-ए-आज़म असिस्टेंट्स के तहत भर्ती होने वाले मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली हैं। साल 2024 तक मुलाजमत इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को FBR में नौकरियां दी गई थी। इसी पर मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा इस हवाले से। जी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म असिस्टेंस पैकेज के तहत जो भर्ती होने वाले मुलाजमीन हैं उनकी तफसीलात तलब की गई हैं और इसी तनाजुर में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मतहत दफातर को हिदायत जारी की हैं कि वो तमाम मुलाजमीन जो कि वज़ीर-ए-आज़म स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत भर्ती हुए हैं तो उनकी तफसीलात FBR हेडक्वार्टर को भिजवाई जाएँ। याद रहे अक्टूबर 2024 तक मुलाजमीन को भर्ती किया जाता था कि अगर उनकी फैमिली में से उनका कोई अजीज जो है वो दौरान इंतकाल कर जाता है तो फिर उस खानदान के एक फर्द को FBR में नौकरी दी जाती थी। ताहम बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम पर यह भर्ती का अमल जो था वो बंद कर दिया गया था। तो अब FBR की जानिब से उन मुलाजमीन का डेटा मुरतब किया जा रहा है और इस तनाजुर में FBR हेडक्वार्टर ने फील्ड फॉर्मेशन को हिदायत जारी की है कि वज़ीर-ए-आज़म स्पेशल असिस्टेंस के तहत भर्ती होने वाले मुलाजमीन की तफसीलात फौरी तौर पर भिजवाई जाए। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के कारोबारी तबके के लिए माली साल 2025 से 26 सूदमंद रहा। अरबों रुपए का रिलीफ मिला। सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगियों में 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माली साल 2026-2025 में एक्सपोर्ट सेक्टर को 67 अरब रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड्स जारी किए गए। माली साल 2025-2024 में 62 अरब रुपए के रिफंड जारी हो सके थे। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर को सबसे ज्यादा रिफंड जारी किए गए। रिफंड्स की बर वक्त अदायगियों से कारोबारी तबके की माली मुश्किलात में
कमी होती है। आपको बताएंगे पंजाब के असासों का हिसाब रखने के लिए ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने का फैसला। अथॉरिटी सूबाई असासों की शिनाख्त, मुंतकली, अदायगियों और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी होगी। सूबाई असासों की मुंतकली के लिए साइट्स का इंतखाब, डेवलपमेंट प्लानर्स और मास्टर प्लान्स की तैयारी भी अथॉरिटी के सुपुर्द होगी। ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक आला इख्तियाराती बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जिसके सरबराह चीफ सेक्रेटरी पंजाब होंगे। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले कि पंजाब के असासों का हिसाब रखने के लिए ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने का फैसला। अथॉरिटी सूबाई असासों की शिनाख्त, मुंतकली, अदायगियों और मार्केटिंग की जिम्मेदारी होगी। सूबाई असासों की मुंतकली के लिए साइट्स का इंतखाब, डेवलपमेंट प्लान्स और मास्टर प्लान्स की तैयारी भी अथॉरिटी के सुपुर्द होगी। तफसीलात बता रहे हैं इमरान असलम। जी इमरान, बताइएगा। जी, पंजाब के असासों का हिसाब रखने के लिए मौसर अमेंडमेंट के लिए ईस्ट मैन अथॉरिटी ऑफ पंजाब कायम करने का फैसला किया गया है। ईस्ट मैन अथॉरिटी ऑफ सूबाई असासों की शिनाख्त, मैनेजमेंट, मुंतकली, अदायगी और मार्केटिंग की जिम्मेदारी होगी। अथॉरिटी सरकारी असासों का जामा डेटाबेस तैयार करेगी, मार्केट वैल्यू गिरी बनाएगी। इसके जो सरबराह है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब मुकर्रर होंगे। सूबाई असासों का फरोग, लीज और करेक्टर ट्रांसफर के जरिए बेहतर रेवन्यू की हदायत जारी कर दी गई हैं और उसके साथ साथ आगे की काम का कानून फौरी तौर पर लाने का फैसला किया गया है। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स की तैयारी, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, नफाज और मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन का काम ईस्ट मैन अथॉरिटी करेगी। ईस्ट मैन अथॉरिटी का बोर्ड 11 अरकान का मुश्तमिल होगा। मालियाती अमूर को शफाफ बनाने के लिए फंड का काम भी किया जाएगा। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से किसानों को मुफ्त ज़रई ज़मीन की फराहमी का वादा अमली शक्ल इख्तियार कर गया है। कुरानदाजी के जरिए मुस्तहिक किसानों में ज़मीन की तकसीम का अमल शुरू। वज़ीर आला ने फैसलाबाद के चक 1 के रिहायशी अब्दुल सत्तार को 4 एकड़ ज़रई अराजी मिलने पर मुबारकबाद दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से किसानों को मुफ्त ज़रई ज़मीन की फराहमी का वादा अमली शक्ल इख्तियार कर गया है। कुरानदाजी के जरिए मुस्तहिक किसानों में ज़मीन की तकसीम का अमल शुरू हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम शुरू की गई थी। अप्रैल के महीने में ऑनलाइन अप्लाई किया। तमाम शहरियों ने हर इलाके में बेज़मीन किसानों को मुफ्त में 5 एकड़ तक अराजी जो है वो दी जानी थी, जिसे न सिर्फ वो अपना रोज़गार कमाएंगे बल्कि सरकारी ज़मीनें जो हैं वो भी बाहिफाजत रहेंगी। इसी हवाले से पहली आज होने वाली कुरंदाजी में पहला नाम फैसलाबाद तहसील सदर चक नंबर 1 जिम्बे सरगोदा रोड के अब्दुल सत्तार का आया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से SMBR की जानिब से ब्रीफिंग दिए जाने के बाद कुरंदाजी की गई और इस कुरंदाजी के नतीजे में फैसलाबाद तहसील सदर के चक नंबर 1 जिम्बे सरगोदा रोड के अब्दुल सत्तार को फ़ोन किया गया और मुबारकबाद दी गई। अब्दुल सत्तार के घर के बाहर हम मौजूद हैं। अब्दुल सत्तार के घर जाएंगे, बात करेंगे अब्दुल सत्तार से भी कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बेज़मीन किसानों के लिए अपनी ज़मीन, अपना रोज़गार, अपने खेत, अपना रोज़गार स्कीम जो है वो कैसी रही। ये वो घर है जो एक तंग सी गली से आता है, चक नंबर 1 जिम्बे। हम इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं। एक तरफ जो है जानवर मौजूद हैं, भैंस, बकरियां, जबकि इसके साथ साथ अब्दुल सत्तार साहब और उनकी फैमिली भी इस तमाम किस्मत पर जो है वो खुश दिखाई दे रही है। कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें और जानने की कोशिश करें कि आज 4 एकड़ ज़मीन जो है वो कुरंदाजी में मिली है। पहले इनके पास कोई ज़मीन थी या नहीं थी, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आसिफ है। आसिफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से आपकी बात हुई, मुझे ज़रा तफसील से बताइएगा किस तरह फ़ोन आया, किस तरह अप्लाई किया था? जी बिल्कुल, मेरी बात हुई है। मैंने अप्लाई किया था वालिद साहब के नाम पे। तो आज मुझे मरियम नवाज साहबा की कॉल आई है और उन्होंने बाकायदा मुझे मुबारकबाद दी है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको 4 एकड़ ज़मीन अलाट की गई है। ना सिर्फ ज़मीन दी गई है बल्कि इसके साथ साथ फ़ी एकड़ 50,000 रुपया भी दिया जाएगा ताकि उसको अच्छी तरह काश्त किया जा सके। मुझे बताइएगा, इससे पहले कोई ज़मीन आपके पास, आपके वालिद के पास या आपके किसी भाई के पास थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। तो किसी के पास भी अभी क्या कहेंगे? मतलब अचानक बैठे बिठाए कॉल आ गई और वो भी वज़ीर आला पंजाब की। जी। पूरे पंजाब में से पहली कॉल आपको, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का कि पूरे पंजाब में उन्होंने जो पहली कॉल की है मेरे वालिद साहब के नाम पे की है और मेरी बात हुई है उनसे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का। जी शुक्रिया अपडेट के लिए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की बात गुश्त। ज़िलाई अमीर जमात इस्लामी महबूब ज़ुबान भट्ट कहते हैं हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात में संजीदा नहीं। हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए बजट नहीं
प्लाट निचली सतह पर मुंतकिल होने से बेहतरी आती है। जी जानते हैं अरसलान दुरानी से, जी बताइएगा। डिवीजन फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात दोबारा सुनाई दे रही है और इस हवाले से कुछ चीज़ें नई सामने आई है और इस हवाले से सियासी जो पार्टियां हैं उनकी क्या तैयारियां हैं और क्या वाकई बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में होने जा रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी जो कि ज़िला अमीर है फैसलाबाद के महबूब ज़मान भट्ट साहब, वो मुझसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि जमात इस्लामी का इस पर क्या स्टांस है। पहले तो ये बताइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात की अहमियत क्या है और चूँकि अब फिर से बाज़गश्त है तो इस पर आपका क्या नैरेटिव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पूरी दुनिया में सियासत की बुनियादी नर्सरी तो बल्दियाती इंतखाबात ही हैं और निचली सतह पर लोगों के जो मसाइल हैं गली महल्ले के, वो भी बल्दियात के ज़रिए से ही और उनके नुमाइंदों के ज़रिए से ही हल होते हैं, वही फंडिंग खर्च होती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी जो भी पार्टियां बरसरे इक़्तिदार आती हैं, वो तीनों बड़ी पार्टियां हों या कोई और हो, वो जब भी आती हैं उनकी कोशिश होती है कि ये फंड्स जो है वो MP MNA तक और वज़ीर आला तक महदूद रहें और नीचे जो आवाम है उनके ना नुमाइंदे मुंतखब किए जाएं और ना उनको ये फंड्स दिए जाएं, ताकि निचली सतह पर एहसास महरूमी उसके नतीजे में जो है वो पैदा होता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में आप देखें कि बल्दियात और मकामी हुकूमत के इलेक्शन जो है वो तसलसल के साथ होते हैं और हमारी बात यह है कि हमें सूबाई इलेक्शन हों या कौमी इलेक्शन हों या ऐसे मौके पर तो आइन याद आता है, लेकिन जब बल्दियात की और मकामी हुकूमतों की बात हो तो वो आइन के जो सेक्शन है वो हमें भूल जाते हैं और हम उसको खुद ही पामाली हमारी ये हुकूमतें और ये सियासतदान जो है वो शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है और इससे अवाम में एक शिरकत का एहसास भी पैदा होता है और वसाइल सही जगह पर लगने का इम्कान होता है। तो अब क्या लग रहा है कि ये होने जा रहे हैं अगस्त तक या सितंबर में, अक्टूबर के स्टार्ट में? देखें जी, ये 17 अगस्त तक तो जो शेड्यूल आया है इसमें उन्होंने अनाउंस करना है यूनियन काउंसिल्स का तयन और पुरानी यूनियन काउंसिल्स अब इतनी पुरानी हो गई थी कि अब उसमें बेशुमार ब्लॉक कोड्स ही मौजूद नहीं थे। तो इसलिए एक तो मुझे लगता है कि हुकूमत की ये मजबूरी और ज़रूरत भी थी कि यूनियन काउंसिल नए सिरे से जो है वो वजूद में आए ताकि उनकी बुनियाद पर मुख्तलिफ जो दिल्ली अमीर जमात इस्लामी महबूब ज़मान भट्ट गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि अगस्त में बल्दियाती इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे। अरसलान दुरानी अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। अगस्त में हल्का बंदियां मुकम्मल करके बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून जंग के जिले जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर आसिफ अली कहते हैं, गर्म मौसम और मानसून सीजन में इंतखाबात मुश्किल हैं। बेहतर है कि बल्दियाती इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में करवाए जाएं। इसी पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हल्का बंदियां होने जा रही हैं और उसके ऊपर एतराज़ात सुनने के बाद हतमी जो फहरिस्तें हैं वो तवक्को की जा रही हैं कि अगस्त के तीसरे हफ्ते में जारी कर दी जाएंगी, जिससे ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत इंतखाबात जो बल्दियाती इंतखाबात उनके सिलसिले में ना सिर्फ होमवर्क मुकम्मल कर रही है बल्कि जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ज़िला जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्रोफेसर आसिफ अली ढूडी साहब मौजूद हैं। बात मौजूदा जो सूरत हाल है, जितनी तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं, आपको लगता है कि कोई अगस्त के आखिर पर या सितंबर में इलेक्शन मुतवक्के हो सकते हैं? थैंक यू। बात ये है, मुझे तो नहीं लगता कि जो सूरत हाल चल रही है कि मौसमी सूरत हाल के हवाले से देखें, जैसे आगे आपको पता है कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है, मानसून शुरू हो रहा है और सैलाबी कैफियत होगी, मैं नहीं समझता। दूसरी बात ये है कि क्या हमारे पास बजट है पंजाब में कि हम इस इलेक्शन को होल्ड कर सकें। तीसरा, क्या लोग मेंटली प्रिपेयर हैं कि इलेक्शन हो सके। और फौरी तौर पर जैसे 17 तारीख को इन्होंने कहा है कि अगर वो पाबंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी, एतराज़ात उसमें मुकम्मल हो जाए, उसके बाद लंबी बात है कि उन्होंने डेट अनाउंस कर रही है। तो इतनी गर्मी में इलेक्शन का होना और फिर पैसे का भी ना होना, मैं ये समझता हूँ, और फिर हो सकता है मुल्क में सैलाबी कैफियत हो, तो ऐसे इलेक्शन नामुमकिन है। मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात का हो जाना कितना ज़रूरी है और उसके लिए आप क्या समझते हैं कि आइडियल सिचुएशन और मौसम क्या हो सकता है? सबसे पहली बात तो है कि ये जमहूरियत होती ही है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। जब लोग ही इन्वॉल्व नहीं है और एक खास तबका जो है वो लोगों के ऊपर बैठा है, किसी किस्म का, वो हमारी पार्टी का हो या दूसरी पार्टीज का, मैं ये समझता हूँ जब तक उस पावर को डेलीगेट नहीं करते, नीचे तक नहीं लेके
लोगों के काम भी नहीं हो सकते। और हमारे ऐसे बंदे भी, अब मैंने देखा है कि शायद हमारी अब ज़रूरत नहीं है हमारी पार्टी को, तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, लोगों तक ये पास पहुंचनी चाहिए ताकि वो लोगों के मामलात को समझे और मामलात को हल करें। हाँ, इलेक्शन जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसा मौसम होना चाहिए, अक्टूबर नवंबर जो है ये ऐसा बेटर मौसम होता है जिसमें टर्न आउट भी ज़्यादा होगा और उसका फ़ायदा भी होगा। अदरवाइज़ इतनी गर्मी में तो लोग निकलते ही नहीं है। टर्न आउट कितना रहता है आप लोगों को पता है, हमारे जनरल इलेक्शन में टर्न आउट कितना रहता है, और ये बलदियाती इंतखाबात तो यकीनन इसमें गहमा गहमी ज़्यादा होती है क्योंकि हर हल्का में हो रहे होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अक्टूबर नवंबर 3 मौसम में इसमें अगर इलेक्शन किए जाएँ तो शायद उसका टर्न आउट भी ज़्यादा होगा और फ़ायदेमंद भी होंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इंतखाबात ज़रूरी हैं। जो पावर है उसका ग्रास रूट लेवल तक जाना बहुत ज़रूरी है, और इनका कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, तब इलेक्शन हो जाना ज़रूरी है, और बेहतर ये है कि ऐसे मौसम में और ऐसी सूरत हाल में किए जाएं जब टर्न आउट जो है वो ज़्यादा हो। जी शुक्रिया अपडेट के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद में आटे की कीमतों में रद्दोबदल से शहरी परेशान। फाइन आटे का 15 किलो का थैला 1620 से बढ़कर 1800 का हो गया है। मार्केट में 15 किलो का थैला 1830 रुपए तक फरोख्त होने लगा। आटे फी किलो निर्ख 110 रुपए से 122 रुपए तक पहुंच गए हैं। मजीद जानते हैं अली हैदर भुट्टा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल फैसलाबाद के अंदर आए रोज आटे की कीमतों में रद्दोबदल हो रहा है, जिसके बाद शहरी जो हैं वो खासे परेशान हैं। बात करते जाएं, मिल से आने वाला जो फाइन आटा है उसके 15 किलो थैले की कीमत जो कि 1620 रुपए थी वो बढ़कर 1800 रुपए तक जा पहुंची है। इसी तरह अगर मार्केट में बात करें, 15 किलो आटे का थैला जो है वो 1830 रुपए के हिसाब से जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर फी किलो आटे की बात करें तो 110 रुपए से बढ़कर 122 रुपए तक फी किलो आटे की कीमत जा पहुंची है। रोटी की कीमत जो है वो भी आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही है। 10 से 15 रुपए तक फरोख्त होने वाली रोटी जो है वो 20 रुपए के हिसाब से मार्केट में फरोख्त हो रही है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, किन किन मुश्किलात का सामना है आटे की कीमतों के बढ़ने से? जी बिल्कुल, आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। जो 1500 वाला थैला था वो 1800 और 1830 रुपए तक का सेल किया जा रहा है, और गरीब पहले गुर्बत की चक्की में पिस रहा था, अब वो आटे की चक्की में अलहदा से पिसेगा। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जिहदे घर दे सियाण दाने उहदे कमले भी सियाणे, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने सबको कमला कर दिया है। जिनके घर के भी दाने वो भी कमले हो गए हैं, और जिनके घर के दाने नहीं है वो भी कमले हो गए हैं। इवन के गरीब आदमी की दिहाड़ी जो है वो तकरीबन 1000 से 1500 रुपया है, और वो 1800 रुपये का थैला कैसे अफोर्ड करेगा। इवन के 1800 से लेकर 1850 रुपये के दरमियान में आपको आटे का थैला मिलता है। अब गरीब आदमी अपने बिजली के बिल देखेगा, गैस के बिल देखेगा, मकान का रेंट देखेगा या आटे की तरफ देखेगा, तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक अमल है। और इस वक्त पाकिस्तान जिस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फ्लोर मिल मालकान का नोटिस ले और आटे की कीमतों में कमी की जाए, ताकि गरीब आदमी कम से कम 2 वक्त की रोटी तो आसानी से खा सके ना, और कुछ नहीं। बिजली की कीमतें आसमान पे हैं, गैस की कीमतें आसमान पे, और कम से कम गरीब आदमी एसी नहीं भी चलाता तो 2 वक्त की रोटी तो आराम से वो खा सकता है ना। इसलिए आटे की कीमतों का कम होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा कर दी गई हैं। आटे की कीमतें कम होनी चाहिए। आटे की कीमतें कम होने से आम आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी जो है वो आसानी से खा सकेगा। जी अपडेट के लिए। जी शुक्रिया अपडेट के लिए।